तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की। समझना है यहाँ पे। तो हम पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ इनर्शिया एंड हाउ मैनी इट्स टाइप आर देयर एंड विच आर दे। तो ये सबसे पहले हमें बताना है कि इनर्शिया क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं और ये कैसे होता है। ठीक है, अब इनको मैं विथ एग्जांपल समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मेंटेन इट्स कांस्टेंट और कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब कहने का मतलब ये कि कोई ऑब्जेक्ट है या तो वो कांस्टेंट है एक ही जगह पे, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, वैसे इनमें से तीनों में से एक एग्जांपल है वो भी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आप बस के अंदर बैठे हो और वो बस वाला अचानक से आगे ले जाके ब्रेक मारता है, तो क्या हो, आप आगे की तरफ बढ़ जाते हो। मतलब आप रेस्ट ऑफ मोशन में थे, आप चल भी रहे थे और रेस्ट में, मतलब अपनी जगह पे बैठे हुए थे, बस चल तो बस रही थी, लेकिन वो अचानक से ब्रेक मारता है तो क्या होता है, आप आगे की तरफ चले जाते हो। मतलब आपके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है। ठीक है, और उसी फोर्स को हम इनर्शिया कहते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड इनर्शिया। ओके, सो आई होप ये वाला मालूम पड़ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप की। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले रेस्ट ऑफ इनर्शिया। रेस्ट ऑफ इनर्शिया को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, एंड बाद में मैं एडिटिंग के थ्रू है ना, मैं आपको और ज़्यादा डीपली ले लूँगा, तो क्या है आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो एक कारपेट का। जैसे मैं एक कारपेट टेम्प्रेरी तैयार करता हूँ, ठीक है, समझो ये कारपेट है। अब यहाँ पे क्या छोटे 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 जो पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, ठीक है, छोटे 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 पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। जब आप क्या करोगे, इसको हिट करोगे ना, एक कोई स्टिक के साथ इस कारपेट को हिट करोगे ना, तो उसके जो पार्टिकल्स जो रेस्ट में थे ना, वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि कपड़ा क्या होगा, अपनी जगह से हटेगा, तो जो जितने भी पार्टिकल्स थे ना, वो सारे के सारे ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, वो कपड़ा आसानी से साफ़ होता है। आपने देखा होगा ना कि घर में आप हम मतलब रेगुलर करते ही हैं किसी ना किसी कपड़े को ठोक के साफ़। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एग्जैक्ट रेस्ट मोशन में होते हैं, और जैसे ही आप क्या करते हो, उस कपड़े को हिट करते हो, तो कपड़ा अपनी जगह से हटता है और वो रेस्ट मोशन से ही बाहर निकाल आते हैं सारे के सारे पार्टिकल्स। ठीक है, मैं विथ एक एग्जांपल भी डालूंगा जहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आई होप आप पहला वाला समझ गए होंगे मैं किस प्रकार से आपको समझाना चाह रहा हूँ। बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आप किसी बस के अंदर हो, ओके, अब बस क्या है, मोशन में है। ठीक है, तो उसके साथ आप भी मोशन में हो। अब आप जब बस से निकलोगे ना, तो अर्थ कैसी है, अर्थ रेस्ट है, मतलब एक जगह पे टिकी हुई है। जैसे ही आप उस बस से नीचे उतरोगे, तो अचानक से क्या होगा, आप गिर जाओगे, या फिर आपको दौड़ना पड़ेगा वहाँ पे। और आप अगर दौड़ोगे नहीं तो गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि आप मोशन में थे, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो आप तुरंत मुंह के ऊपर गिर जाओगे। ठीक है ना, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। ओके, सो आई होप ये वाला भी मालूम पड़ गया होगा आपको। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन सबसे बेस्ट पता है क्या, इसका एक और नाम है एक्शन का रिएक्शन। ठीक है, जस्ट लाइक समझ के चलो, मैं यहाँ पे एक जगह ले लेता हूँ, और यहाँ पे एक हमारी नाव है, जस्ट कुछ इस तरीके से मैं टेम्परेरी तैयार कर रहा हूँ। हाँ, और यहाँ पे कोई व्यक्ति, जस्ट अब शकल तो बना नहीं पाऊँगा, कोई व्यक्ति, जस्ट बहुत ज़्यादा ऐसा ले लिया मैंने। देखो जस्ट, चलो मैं ऐसे ही समझाता हूँ यार, कहाँ है इसको ले लूँ। देखो कोई व्यक्ति, समझ के चलो ना कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहा है, तो अब क्या है, जैसे अगर वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है ना, तो वो क्या करता है, पीछे की तरफ फोर्स देता है। ठीक है, पीछे की तरफ, मतलब वो आगे की डायरेक्शन में बढ़ेगा, बट उसका जो फोर्स रहेगा वो पीछे की तरफ होगा, क्योंकि वो नाव से उतर रहा है। आपने देखा भी होगा, ये तो नोटिस भी किया होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऑलवेज ये ही हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, कि आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपका फोर्स पीछे की तरफ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और यही हमारा एक्शन का रिएक्शन है। इसे हम एक्शन का रिएक्शन भी बोलते हैं, थर्ड लॉ को। ओके, सो आई होप ये वाला भी आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। मैं इसका एक एग्जांपल डाल दूंगा जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे दिया डिफाइन मोमेंटम एंड स्टेट इज एसआई यूनिट्स। देखो हमें क्या बताना है, एक तो मोमेंटम की डिफाइन बतानी है, दूसरा उसका एसआई यूनिट बताना है। देखो अगर हम बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, मतलब क्या है, देखो जैसे आपने देखा होगा ना कि इस तरीके से, ये एक एग्जांपल आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं, जब इसको फोर्स करते हैं ना, फोर्स देते हैं ना, तो वो एक मास होता है। ठीक है ना, मतलब एक बॉडी होती है, वो बॉडी के ऊपर जैसे हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, मोमेंटम देते हैं, तो वो क्या इस तरीके से आगे पीछे इस तरीके से होने लगता है। तो यहाँ पे बोला मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम एक क्वांटिटी, जैसे वो आगे पीछे इस तरीके से हो रहा है, उसी को मोमेंटम कहते हैं। आगे बोला अ मूविंग बॉडी एंड मेजर एज द प्रोडक्ट
ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। और इसको जो मेजर किया जाता है वो मास और मतलब वेलोसिटी से किया जाता है कि वो कैसे आगे पीछे मतलब है ना कितनी स्पीड से हो रहा है और इसका वेट कितना है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ एंड आगे। तो आई होप ये वाला आपको मालूम पड़ गया होगा। ठीक है, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो मास और वेलोसिटी से मिलकर बनता है, मास इंटू वेलोसिटी, जस्ट जो कि हमारे पास इसमें डिफाइन में दिया ही है। और इसका ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे ना ये कुछ डैश हो गया है जस्ट कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में, क्योंकि मैंने अलग जगह पे लिखा हुआ था उसको कॉपी पेस्ट किया, इस वजह से कुछ इस तरीके से हो गया। ये -1 ऊपर है, ठीक है, पावर में है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 3 की। जस्ट वेट। तो तीसरे में हमारे पास बताया हुआ है कि व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक एंड डस्ट कम आउट ऑफ इट एक्सप्लेन। देखो ये हमारे पास क्या है, रेस्ट ऑफ मोशन जो हमने अभी पहला क्वेश्चन बताया था ना, उसी का एक एग्जांपल है। अब समझते हैं हम इसको। व्हेन द कारपेट इज स्टक्ड विथ अ स्टिक इनिशियली द कारपेट एंड द डस्ट रिमेन स्टेशनरी, बट व्हेन द कारपेट इज स्टक्ड with a stick the carpet is set in the motions and the dust remains stationary so that the contact between the carpet and the dust break and the dust is released। देखो अब यहाँ पे एग्जांपल समझना, जस्ट वेट, मैं एक वीडियो इसमें आप डाल रहा हूँ। why it is not, just wait a few minutes। कहाँ गया? वेट ऑफ फ्यू मिनट। देखो अब मैं एक्सप्लेन कर दूँ इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से। When the carpet is stuck with a stick initially, the carpet and the dust remain stationary, but when the carpet is stuck with a stick, जस्ट यहाँ तक मैं इसे रोक रहा हूँ। कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो कारपेट है और उसके ऊपर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो मतलब बैठे हुए एक रिमेन्स में है। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब वो जैसे है तैसे, मतलब जैसे समझो क्या है ना, तो वो हिल रहे हैं, एक ही जगह पे रखे हैं, स्थिर है। कहने का मतलब ये स्थिर है, दोनों ही दोनों चीज़। अब बोला है द कारपेट इज सेट इन द मोशंस एंड डस्ट रिमेन्स स्टेशनरी सो दैट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द कारपेट एंड डस्ट ब्रेक। कहने का मतलब ये है कि अब वो कारपेट के ऊपर जो डस्ट बैठी हुई है, जैसे हम क्या करते हैं वो कारपेट को स्टिक से मारते हैं तो वो जो कारपेट है वो मोशन में आ जाती है, बट उसके जो पार्टिकल्स है वो स्टेशनरी ही होता है अभी भी। तो उससे क्या होता है, जो भी मतलब आपस में जुड़े होते हैं वो अलग हो जाते हैं, मतलब उनका जो कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। एंड जिस वजह से क्या होता है कि जितनी भी डस्ट है वो रिलीज होता है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल से आप समझना, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, ये रहा। देखो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक पेन, जस्ट मेरे पास पेन है, मैं पेन से क्या करूँ ना, यहाँ इस कपड़े को मार रहा हूँ। ठीक है, जस्ट देखो मैं इस क्लोथ को मारूंगा। अब इससे क्या होगा, देखो जैसे ही मैंने इसको किया ना तो कपड़ा ये जो था ना, हमारे पास जो क्लोथ था ना, वो एक मोशन में आ गया, और जिस वजह से जो पार्टिकल्स थे वो एक वो मतलब जुड़े हुए थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्लोथ के ऊपर रेस्ट मतलब मोशन में थे, वो उससे ब्रेकआउट हो गया, मतलब उससे अलग हो गए। ठीक है, देखो अब देख, मैं इसे थोड़ा सा रुक रुक के आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ही देखो मैं वापस से हिट करूँगा, मैंने जिस कारपेट को हिट किया, सारे के सारे पार्टिकल्स ऊपर आ गए। फिर से एक बार करूँगा, कारपेट को हिट करूँगा और फिर से पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे, और इसी तरीके से उनका जो कांटेक्ट होता है पार्टिकल्स का वो टूट जाता है। ठीक है, और वो धूल है ना, हम बोल सकते हैं धूल बोलो या फिर मतलब पार्टिकल्स बोलो, डस्ट बोलो, वो अलग हो जाती है आसानी से कारपेट से। ठीक है, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो विथ एग्जांपल। चलिए चलते हैं हम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है फोर्स और मोमेंटम को। समझते देखिए, यहाँ पे लिखा है फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। और मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट होता है हमारे पास मास और वेलोसिटी का। यहाँ पे बोले द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जैसे समझ लो कि कोई चीज़ है ना आगे की तरफ चल रही है ना, समझो इस साइड चल रही है तो वो एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ये फोर्स है ना उसके ऊपर डिपेंड है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो एक साइड ही भागेगा, तो उसका एक्सेलरेशन होगा।
एंड यह द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम कैन बी डिटर्मिनेट बाय द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है, मोमेंटम उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। समथिंग अगर कोई भी हमारे पास, आपने मोमेंटम तो देखा होगा, इस तरीके से ऐसा रहता है, हम इधर को फोर्स लगाएंगे तो वो आगे जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर इस तरीके से इसकी क्या वेलोसिटी लगातार चलती रहेगी, ठीक है। एंड आगे दिया हमारे पास कि द फोर्स ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में नॉट बी जीरो। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं ना, तो उसका जो स्टेशनरी पॉइंट है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। एंड द मोमेंटम ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज जीरो। मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है, मोमेंटम किसको बोलता है कि अगर जैसे मैंने इसको फोर्स लगाया ना, तो ये लगातार लगातार इस तरीके से चलता रहेगा, तो इसका जो स्टेशनरी पॉइंट है, मतलब जो एक फिक्स पोजीशन है ना, वो जीरो रहेगी, ठीक है। कभी भी अगर वो फिक्स पोजीशन में आएगा तो वो मोमेंटम कहलाएगा ही नहीं। ओके, सो नेक्स्ट रुकना। ओके, तो बात करते हैं द फोर्स ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में। अच्छा, तो हो गया फोर्थ पॉइंट हमारे पास, फोर्स कैन बी अ रिजल्ट ऑफ टचिंग ऑब्जेक्ट एंड नॉट हैविंग फिजिकल कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब है कि जो फोर्स है, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई बॉक्स है, अगर हमें उसे आगे की तरफ लेके जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कॉन्टैक्ट में रह के उसे थोड़ा पुश करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे दिया एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द कॉज ऑफ मोमेंटम। देखो, तो यहाँ पे इस तरीके से जो बैल होती है वो इस तरीके से लगी होती है, तो यहाँ पे क्या हम अनबैलेंस्ड फोर्स देते हैं, तब जाके वो आगे जाके ना वो एक्सलेशन करती है, ठीक है। वेलोसिटी उसकी मतलब है ना चलती रहती है। एंड आगे दिया हमारे पास मैथमेटिकली अगर हम फोर्स को जाने तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma, और मैथमेटिकली हमारे पास जो मोमेंटम का होता है वो P=mb होता है, ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया हो। हम चलते सीधे सम्स के ऊपर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया हमारे पास कि गिव रीजन दैट टायर ऑफ व्हीकल्स आर मेड रफ। आपने देखा होगा ना कि जो टायर होते हैं ना किसी भी व्हीकल्स के, वो रफ होते हैं, मतलब उसमें डिजाइन वगैरह वो तो बन के आती हैं। अब वो स्ट्रक्चर किस लिए बन के आता है, वो रफ करने के लिए। अब रफ क्यों करते हैं उसको समझते हैं। सो द रफ सरफेस ऑफ व्हीकल्स टायर्स इंक्रीजेस द फ्रिक्शन। मतलब क्या होता है, अगर वो रफ होते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, उसका जो फ्रिक्शन होता है वो परफेक्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से जो कार बाइक वगैरह जो भी है वो स्लिप नहीं होती ग्राउंड से, मतलब रोड से स्लिप नहीं होती। एंड आगे दिया है हमारे पास फोर्स बिटवीन द टायर एंड द ग्राउंड व्हेन द व्हीकल्स इज इन मोशन। जब है ना वो बाइक है, कार है, जो भी है, वो मोशन में होती है, किस पे, ग्राउंड पे, मतलब रोड पे। तो ड्यू टू सफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स, मतलब उसमें जितनी भी मतलब है ना फोर्स लगता है, या फिर बोल सकते हैं उनके बीच में ना जो फ्रिक्शन होता है ना, वो सफिशिएंट होता है, मतलब पूर्ति वाला होता है। एंड द टायर डज नॉट स्लिप, जिस वजह से टायर स्लिप नहीं होता है उस ग्राउंड से, उस रोड से। एंड द व्हीकल्स रिमेन्स सेफ टू ड्राइव, और उसे फिर हम आसानी से आगे ले जा सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्ट है ना, जो टायर है ना वो रफ सरफेस इसलिए किया जाता है बिकॉज क्या है, वो स्लिप ना खाए रोड पे, जिससे क्या होगा ना, कोई मतलब ना प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं दुर्घटना भी हो सकती है। तो इससे क्या होगा ना, परफेक्ट फ्रिक्शन होगा, तो वो आसानी से हम सेफ ड्राइव कर सकते हैं उस चीज़ से। ओके, सो आई होप ये वाला क्लियर हो गया हो। एंड आगे दिया है सो द टायर ऑफ द व्हीकल्स आर केप्ट रफ, और इसी वजह से जो बाइक कार जो भी है उसका टायर रफ रखा जाता है। ओके, चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे लिखा है गिव रीजन अ पर्सन स्लिप्स इफ ही स्टेप्स ऑन अ बनाना स्किन। कहने का मतलब है ना कि जो कोई पर्सन है वो मतलब फिसल जाता है, किसकी किसकी वजह से, कि वो बनाना पील्स के ऊपर मतलब पैर रखता है, मतलब छिलके के ऊपर पैर रखता है, इस वजह से। अब वो चीज़ को समझाना है कि फिसल क्यों जाता है। तो देखो, वी कैन वॉक बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड। देखो, हम आसानी से वॉक इसलिए कर पाते हैं, इसलिए चल पाते हैं, क्योंकि जो हमारे पैरों के बीच का, और मतलब है ना हमारे पास पैरों का और ग्राउंड का, उनके बीच का जो फ्रिक्शन होता है ना वो परफेक्ट होता है, ठीक है, जिस वजह से हम आसानी से स्मूथली वॉक कर पाते हैं। बट अब यहाँ पे क्या दिया है, स्टेपिंग ऑन अ बनाना पील लीव्स द बनाना पील्स बिटवीन द फुट एंड द ग्राउंड विच इज स्मूथ। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हमारा पैर उस बनाना पील्स पे पड़ता है, बनाना के छिलके पर पड़ता है, तो उनके बीच का जो फ्रिक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, एंड जिस वजह से हम गिर जाते हैं। लिखा है हमारे पास स्लीपिंग अकर्स ड्यू टू रिड्यूस फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड। कहने का मतलब ये है कि वो गिरने का कारण हमारा वही है कि दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है, ग्राउंड और फीट दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो स्मूथ हो जाता है, और इसी वजह से हम स्लिप हो जाते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। बाकी के हमारे क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए, मैं आपको समझाता हूँ।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में दिया है हमारे पास मास ऑफ अ कार। कार का वेट हमें 1500 केजी दिया है, जो कि हमने ऑलरेडी लिख के रखा है यहाँ पे। आगे लिखा है इफ़ द कार कम टू द रेस्ट, आगे नहीं मालूम पड़ रहा है क्या लिखा है। रेटार्डेशन, रेटार्डेशन का मतलब क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में गिर रही है। जस्ट लाइक हमारे पास क्या है, उसका जो एक्सेलरेशन है ना वो उल्टा हो रहा है, ठीक है अपने, तो एंटी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो एंटी एक्सेलरेशन हमेशा माइनस में होता है, तो हमने ये जो कीमत है ये माइनस की आई है हमारे पास, माइनस की। ओके, आगे दिया हमारे पास कि व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द कार एंड द रोड। तो अब यहाँ पे क्या दिया है कि उनके बीच का जो फोर्स है वो क्या रहेगा, तो हमें फोर्स निकालना है। एग्जैक्ट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma। एम की कीमत हमारे पास 1500 केजी दिया था, जैसे हमने ऑलरेडी लिख दिया है। और यहाँ पे जो न्यूटन का थर्ड लॉ मतलब सेकंड लॉ लगेगा, ठीक है। और एक्सलेशन हमारे पास माइनस का 1.7 है, तो हमने एज इट इज रखा, पॉइंट हटाया, अपन में जीरो आ गया, 10 से एक जीरो उड़ा दिया, तो यहाँ पे 150 इंटू माइनस का 17 बचा। आप क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो में एज इट इज लिख देंगे, 15 का 17 से करेंगे तो 225 आएगा। तो एग्जैक्ट हमारे पास 2250 न्यूटन हमारे पास इसका आंसर निकलेगा। ओके, सो आई होप ये 7वां क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 8 की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 लिखा है, हाउ मैनी न्यूटन्स फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम। तो हमारे पास देखो मास दिया था 500 ग्राम, हमने ऑलरेडी लिख दिया है। एक्सेलरेशन हमारे पास 80 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 था, तो वो भी हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, फोर्स निकालना। देखो अब यहाँ पे फोर्स निकालना है कि फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, वो भी हमें न्यूटन में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। फोर्स का फॉर्मूला F=ma। मास की कीमत हमारे पास 500 है और एक्सेलरेशन हमारे पास 80 है, दोनों का मल्टीप्लाई किया हमारे पास 40,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इन्वर्स हो जाएगी, सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम चाहिए हमें डाइन में चाहिए, ठीक है। तो क्या किया हमने, डाइन में इसको कन्वर्ट कर लिया। जस्ट डाइन क्या हमारे पास ग्राम सेंटीमीटर इन्वर्स है ना, ये हमने डाइन में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या किया, ये जो 4 जीरो है ना उसको हमने 10⁻⁴ रख लिया। और अगर हम न्यूटन में किसी को चेंज करते हैं तो हमारे पास 10⁵ से हम क्या करते हैं, उसे डिवाइड करेंगे 10⁵ से, 10⁵ से। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे 10/10⁵ से। तो ये हमारे पास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 10⁴ है, 10⁵ से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगा सिर्फ 10 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.4 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। सो आई होप ये वाला भी आपको आंसर प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया हो। चलते सीधा क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे दिया है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, हमें हमारे पास ऑलरेडी फोर्स दिया है 5 न्यूटन का, एंड एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg। तो हमारे पास मास भी दिया है 2 kg, जैसे हमने ऑलरेडी लिखा है मास 2 kg है और फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन है। और हमारे पास क्या दिया है, 2 सेकेंड्स देन व्हाट इज़ द चेंज इन द इट्स मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, टाइम दिया है हमारे पास, टाइम इंटरवल दिया है। तो हमने जो मोमेंटम का फॉर्मूला वैसे F/v होता है, बट यहाँ पे अगर टाइम इंटरवल दिया हो ना, मतलब ठीक है एक्सेलरेशन दिया हो हमारे पास, तो हम उसे t भी रख सकते हैं। तो अब फोर्स कितना हमारे पास क्या है, फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन है, तो 5 इंटू टाइम कितना दिया, 2 सेकंड दिया, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 kg सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। यहाँ पे दिया है एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ मोमेंटम ऑफ 28 kg मीटर सेकेंड इनवर्स 1 एंड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज़ 1.4 मीटर सेकेंड 1, ठीक है। माइनस में दिया है हमारे पास मीटर सेकेंड इनवर्स 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वेलोसिटी लिख ली है, ओके, और हमने मोमेंटम लिख लिया है। अब हमें क्या चाहिए, मास चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ΔP=mv। देखो यहाँ पे क्या टाइम नहीं दिया था, तो हमने टी भी नहीं रखा है, ठीक है। तो डायरेक्टली हमारे पास क्या है कि ΔP=mv, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब ΔP हमारे पास क्या दिया, 28 दिया है, इक्वल टू m इंटू में 1.4, ठीक है। ये हमारे पास ΔP मतलब ना ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे फोर्स दिया था, इस वजह से हमने फोर्स लिया, F/t लिया था मोमेंटम के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास मोमेंटम दिया है ऑलरेडी, और हमें मास निकालना है, और वेलोसिटी भी दी है। तो हमारे पास ΔP=mv आएगा। ΔP की कीमत हमारे पास 28 kg, 28 रखा हमने, इक्वल टू m की वैल्यू नहीं दी, m तो हमें निकालना है। और हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, 1.4 है, 1.4 अपन में जाएगा। तो ये पॉइंट हटाएंगे ना, ऊपर 10 चला जाएगा, फिर 14 से 28 को 2 टाइम में कैंसिल कर देंगे, और 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो हमारे पास जो मास है वो 20 kg आ जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। बात करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 11 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पे दिया है इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है ना वो 10 kg दिया है। एक्सेलरेट इन स्ट्रेट लाइन मोशन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर सेकेंड इनवर्स 2।
एंड इन 5 सेकेंड। देखो हमारे पास टाइम भी दिया है और एक्सलेशन भी दिया है, तो हमने लिखा है एक्सलेशन और टाइम। तो हमारे पास क्या, अभी हमें मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर फोर्स दिया हो तो एफ इंटू टी हम रख सकते हैं यहाँ पे। तो फोर्स का फॉर्मूला एफ इज टू एम ए होता है, मास हमारे पास दिया है, एक्सलेशन भी दिया है और टाइम हम 5 सेकंड दिया है, इनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सीधा 200 kg आ गया, बिकॉज केजी में चल रहे थे हमारे पास। और मीटर सेकंड सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज क्या सेकंड अगर ऊपर आएगा ना तो हमारे पास माइनस में पावर हो जाएगी, उसका आंसर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास ये डेल्टा पी निकला है, मतलब मोमेंटम कहाँ से निकला है। सो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन का आपको प्रॉपर तरीके से आंसर मिल गया हो। चलते हैं सीधा नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, ठीक है। और आपको कोई अनदर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप फटाफट बता दीजिए, जो क्या है मैं फटाफट अपलोड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास थोड़ा बहुत आपकी प्रिपरेशन के लिए। चलिए चलते हैं सीधा नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर।